हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एसएससी लवर। चलिए आज हम एसएससी जीडी 2024 की जो सीरीज़ चला रहे थे उसमें ये नेक्स्ट वीडियो है। चलिए देखते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बहिर्जात चट्टानें क्या होती हैं या बहिर्जात चट्टानें किसका उदाहरण है। देखिए, ये आग्नेय चट्टानों के उदाहरण ही है। कैसे समझिए, ये जो बहिर्जात चट्टान होती है आग्नेय चट्टान है एक रूप से। जैसे कुछ इसके एक्स्ट्रा फैक्ट तब इसके बारे में बताऊंगा। आग्नेय चट्टान प्राथमिक चट्टान होती हैं। पॉइंट 1 प्राथमिक चट्टान है ये। सेकंड, आग्नेय चट्टानें दो प्रकार की होती हैं, एक बहिर्जात और दूसरा अंतर्वेदी। ये अंतर्वेदी, ये दो प्रकार की चट्टान होती हैं, बहिर्जात और अंतर्वेदी। जब अब ये कैसे और क्यों होता है ये देखिए। जब मैग्मा पृथ्वी की सतह पर आकर ठंडा होकर जम जाता है तो बहिर्जात चट्टान बनती हैं, जैसे बेसाल्ट। जैसे ये मान लीजिए ये पृथ्वी है हमारी, ये पृथ्वी है, इसके अंदर ये यहाँ से ये मैग्मा बड़ा पड़ा है, ये मैग्मा निकल रहा है। तो ये मैग्मा जब पृथ्वी के सतह पर आएगा, सतह पर इस तरह से, तो ये सतह पर आकर यहाँ पर ठंडा हो जाएगा, जम जाएगा। तो ये जम गया तो इसी जमे हुए जो जमावट आ जाएगी उसे हम बहिर्जात चट्टान कहेंगे। जो चट्टानें बनेंगी वो बहिर्जात चट्टानें बनेंगी। और इसी प्रकार यदि ये लावा यहीं पर जम जाए, यहीं अंदर ही पृथ्वी के अंदर, तो उसे अंतर्वेदी चट्टानें बनती हैं। बहिर्जात चट्टानों के उदाहरण में बेसाल्ट आता है। बेसाल्ट जो चट्टान है वो बहिर्जात का उदाहरण है। और ये जो ग्रेनाइट ये अंतर्वेदी चट्टानों का उदाहरण है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अंतर्वेदी और बहिर्जात में क्या अंतर है। अंतर्वेदी का मतलब ये अंदर से इनर पार्ट में, और बहिर्वेदी का ये आउटर मोस्ट पार्ट में। तो ये बहिर्वेदी, तो जो मैग्मा हमारी पृथ्वी की सतह पर आकर जम जाता है उसे बहिर्वेदी चट्टानें बनती हैं उससे। और उसका उदाहरण है बेसाल्ट चट्टानें। और जो मैग्मा पृथ्वी की सतह के अंदर ही जम जाता है उसे अंतर्वेदी चट्टानें बनती हैं उससे, जिसका उदाहरण है ग्रेनाइट। ठीक, आई होप समझ गए होगे आप। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आगे है अंतर्वेदी जैसे ग्रेनाइट। आग्नेय चट्टान का उदाहरण सैंडस्टोन, चूना पत्थर। ये या मिस्टेक है, आग्नेय होगा या, लेकिन आग्नेय चट्टान है। आग्नेय चट्टान का उदाहरण है जैसे सैंडस्टोन है, चूना पत्थर है। मार्बल एक कायांतरित सेल, ये आप ध्यान रखना। जो मार्बल होती है तो वो एक कायांतरित चट्टान है। और कायांतरित चट्टानें गर्मी तथा दबाव के कारण अवसादी चट्टानों और अवसादी चट्टानें और आग्नेय चट्टानों का ही परिवर्तित रूप है। अब आप ऐसे समझिए कि कायांतरित चट्टानें कुछ और नहीं है, अवसादी चट्टानें और ये इनके आग्नेय चट्टानें और अवसादी चट्टानें, इन दोनों का जो आपस में मिक्सर है, जो दबाव और प्रेशर, जिसे इंग्लिश प्रेशर और ये गर्मी की वजह से जो ये इन दोनों का मिक्सर है, वही आकर कायांतरित चट्टानें बन जाती हैं। यहाँ थोड़ी मिस्टेक है, अवसादी चट्टानें तथा आग्नेय चट्टानें। आग्नेय, तो कायांतरित चट्टानें क्या है, वो अल्टीमेटली आग्नेय चट्टानें और अवसादी चट्टानों का ही मिश्रण है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, नेक्स्ट है, रॉबर्ट विटकर ने जीव जगत को कितने भागों में बांटा। अब आपको ये ध्यान रखना है, पहला तो ये पूछ लेता है कि रॉबर्ट विटकर ने कितने भागों में बांटा, और ये पूछ लेता है कि कब बांटा। तो देखिए सन 1969 में इन्होंने किंग प्लांट इन्होंने इसे 5 जगत में बांटा। कौन कौन से थे, मोनेरा, प्रोटेस्टा, कवक, वनस्पति, जंतु। ये इन्होंने 5, आप इतना पहले याद रखिए कि इन्होंने 5 जगत में इन्होंने इसका विभाजन किया था। अब ये भी आपको ध्यान रखना है कौन कौन से वजह थे। वो मोनेरा था, प्रोटेस्टा था, कवक था, वनस्पति था और जंतु था। और इसी से रिलेटेड है कार्ल लिनियस ने द्विनाम पद्धति, या द्विनाम लिख लेना आप। कार्ल लिनियस ने किसकी खोज की थी, तो उन्होंने ये जो द्विनाम पद्धति है उसकी खोज कार्ल लिनियस ने की थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वित्त आयोग का गठन कौन करता है, ये इम्पोर्टेंट है, आप इसे देख कर चलना, इम्पोर्टेंट सभी है। वित्त आयोग का गठन हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं।
वर्तमान में हमारे राष्ट्र प्रेसिडेंट साहब कौन है? प्रेसिडेंट बताना। द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। अब देखिए राष्ट्रपति साहब इसकी नियुक्ति करते हैं वित्त आयोग की। अब इससे कुछ फैक्ट देखिए। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में है, ये आपको पता होगा कि अनुच्छेद 280 में क्या है? वित्त आयोग। अब ये देखिए पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट कि 1951 में पहले वित्त आयोग का गठन किया गया था। अब उस टाइम इसके कौन क्या रहे थे वो देखिए। इसमें हाँ ये देखिए वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। तो आपसे पूछे कि वित्त आयोग में कुल कितने मेंबर होते हैं, तो वो कुल 5 मेंबर होते हैं। 1+4 एक जो अध्यक्ष होता है और 4 इसमें मेंबर होते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि इसमें कितने सदस्य होते हैं, कुल 5 सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल कितना होता है? 5 ईयर्स का। ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसमें टोटल 5 सदस्य होते हैं और इनका कार्यकाल 5 साल का होता है। ठीक। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष वित्त आयोग की रिपोर्ट को प्रस्तुत करता है। ये आपको ध्यान रखना है कि ये आपको ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रपति साहब होते हैं वो संसद के दोनों सदनों के समक्ष वित्त आयोग की रिपोर्ट को प्रस्तुत करते हैं। जो वित्त आयोग की जो रिपोर्ट होती है उसे दोनों सदनों के समक्ष रखा जाता है और वो कौन रखता है? वो राष्ट्रपति साहब रखते हैं। अब आपसे पूछे कि पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो वो के सी नियोगी साहब थे। के सी नियोगी। और वर्तमान में कौन है? तो वो एन के सिंह हैं। कौन से नंबर के हैं? ये 15 नंबर के हैं। आपको याद रखना एन के सिंह ये 15वें नंबर के हैं। एन के सिंह इनका नंबर कौन सा है? 15वां। ये कौन है? वित्त आयोग के अध्यक्ष है। ठीक है। अब देखना ये वित्तीय वर्ष कब होता है? तो आपको याद रहना कि वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक। और इसका ये जो वार्षिक वित्तीय विवरण याद रखना वार्षिक वित्तीय विवरण इसका प्रावधान कौन से अनुच्छेद में? आपको जैसे बजट कह देते हैं तो उसका संबंध है 112 112 में, लेकिन बजट शब्द उसमें नहीं है। उसमें वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख है। आपसे पूछे बजट शब्द का उल्लेख भारत के किस अनुच्छेद में है संविधान के, तो वो किसी में नहीं है। सिर्फ वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख है। बजट शब्द जैसा कोई शब्द ही नहीं है। ठीक। और चलिए आगे देखते हैं। हाँ एक मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया था 267 एंड 266। मुझे ये बताइए इसमें से कौन सी संचित निधि के लिए है और कौन सी आकस्मिक निधि के लिए? ये आपके लिए है। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु भारत से बाहर हुई थी, तो वो नो डाउट लाल बहादुर शास्त्री जी थे, जिनकी 11 जनवरी 1966 के अंतर्गत इन्हें ताशकंद समझौता, जो आज उज्बेकिस्तान में है ताशकंद, पहले ये ताशकंद यूएसएसआर में शामिल था। ये यूएसएसआर में पहले ताशकंद था। अब ये फिलहाल उज्बेकिस्तान का पार्ट है ताशकंद। तो लाल बहादुर शास्त्री जी, इनकी समाधि स्थल बताइए मुझे। समाधि स्थल कहाँ पर है शास्त्री जी की? ठीक। अब इनका जन्म कहाँ हुआ था? कब और कहाँ? 2 अक्टूबर 1904 में। ये कई बार पूछा गया है कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं या कौन सा व्यक्तित्व है जिनका जन्म गांधी जी के जन्म के दिन हुआ था, तो वो ये लाल बहादुर शास्त्री जी हैं। ये देखिए इनका भी जन्म 2 अक्टूबर को है और गांधी जी का भी जन्म 2 अक्टूबर को है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। उसी टाइम गांधी जी का भी जन्मदिन है 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को आपको पता है क्या मनाते हैं? विश्व अहिंसा दिवस मनाते हैं। विश्व अहिंसा दिवस। और 9 जनवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। क्यों? क्योंकि गांधी जी अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को वापस आए थे। ठीक, याद रखना आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन्हें 1966 में मरणोपरांत भारत रत्न मिला। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि 11 जनवरी 1966 को इनकी मृत्यु हो गई थी ताशकंद समझौते में। ठीक, वो ताशकंद समझौता क्यों हुआ था? क्योंकि 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था उसकी शांति के लिए ये ताशकंद समझौता उज्बेकिस्तान गए थे। वहाँ पर इन्हें जहर देकर बताया जाता है कि इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन्हें शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही शांत स्वभाव के थे। लाल बहादुर शास्त्री जी बहुत शांत स्वभाव के थे, इसलिए इन्हें शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट है, सॉरी, आगे क्या है, शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है। लाल बहादुर शास्त्री जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई। ये 2 ऐसे लोग थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई। नेक्स्ट देखिए, इन्होंने, ये इंपॉर्टेंट है, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। अब इसी में एक चीज़ और ऐड कीजिए, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। ये नारा किसने दिया, ये आप मुझे बताइए। जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। ठीक, आगे देखिए, इनकी समाधि स्थल कहाँ पर है, ये लीजिए, ये क्वेश्चन है ही इसमें, एक्स्ट्रा फैक्ट इसमें है कि इनकी समाधि स्थल का नाम है विजय घाट। अच्छा, राजघाट किसकी है, वो गांधी जी की है। गांधी जी की कहाँ पर है, तो वो राजघाट है, राजघाट। अब ऐसे समझिए कि राजघाट का मतलब राज करना, और राज तो नोटों के बल पर ही किया जाता है। तो नोट पर किसी की तस्वीर है, गांधी जी की, गांधी जी की तस्वीर नोट पर है, तो गांधी जी राज कर रहे हैं, तो राज कर रहे हैं इसका मतलब राजघाट में है, तो गांधी जी की समाधि स्थल राजघाट। अच्छा, अब इंदिरा गांधी जी की कहाँ पर है, इंदिरा गांधी जी की कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, देख लीजिए। इंदिरा गांधी की, इनकी है शक्ति स्थल, शक्ति स्थल, शक्ति स्थल। अब आप इसे ऐसे रिलेट कीजिए कि नारी सशक्तिकरण के लिए काफ़ी चीज़ें चलाई गई हैं, काफ़ी योजना चलाई गई हैं, या ऐसे समझ लीजिए कि नारी सशक्तिकरण, एक नारी में शक्ति बहुत होती है, आप ऐसे समझ लीजिए। इसी तरह से इंदिरा गांधी की जो समाधि स्थल है वो शक्ति स्थल में हो जाएगी, नारी में बहुत शक्ति होती है, ऐसे समझ लीजिए आप। तो उसी तरह से उनकी समाधि स्थल कहाँ हो जाएगा, शक्ति स्थल। ठीक, आगे देखिए, नेक्स्ट है, ऐसे ही और भी हैं, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई, वो सॉरी चौधरी चरण सिंह हैं। आगे देखिए, इन्होंने जय जवान जय किसान और उनकी समाधि हो गया। अब देखिए, भारत पाक युद्ध में बता चुका हूँ 1965 में हुआ था, इसी वजह से ये 1966 में ताशकंद समझौते में गए थे कि शांति के लिए, उन्हें शांति पुरस्कार भी कहा जाता है। मैं आगे इनके फैक्ट रिपीट करता रहूँगा जिससे कि आपको दिक्कत ना हो याद करने में। ये लीजिए, आगे इंदिरा गांधी जी, ऐसे ये कुछ महत्वपूर्ण पर्सन्स हैं, इनके मैं आपको इनके बारे में आपको बताता रहूँगा कि क्या इंपॉर्टेंट, जैसे इंदिरा गांधी जी हैं, जवाहरलाल नेहरू जी हैं, और ये हमारे जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है जिनके बारे में बताता रहूँगा। और ये लाल बहादुर शास्त्री जी हो गए, जिन्हें 1966 में मरणोपरांत वो मिला था भारत रत्न। अभी आपसे पूछे और किस किस को मिला, तो इनको भी मिला था। चलिए देखते हैं आगे। यह प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला राज्यसभा थी, ये इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछे कि जो इंदिरा गांधी जी हैं वो प्रधानमंत्री बनी थी, लेकिन वो लोकसभा से थी या राज्यसभा से, तो ये राज्यसभा से थी। तो ये पहली ऐसी महिला थी जो राज्यसभा से ये प्रधानमंत्री बनी थी, ये आपको ध्यान रखना है। वैसे मोस्टली लोग लोकसभा से जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि राज्यसभा से ही बन जाते हैं। तो ये प्रधानमंत्री बनी थी, तो उस समय ये राज्यसभा की सदस्य थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी को भारत की आयरन लेडी, ये देखिए आयरन लेडी, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन थी, इसलिए इन्हें आयरन लेडी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि इंदिरा गांधी जी को क्या कहते हैं, इंदिरा गांधी जी को भारत की आयरन लेडी कहते हैं। ठीक, इनके कार्यकाल में सन 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। जैसा मैंने आपको बताया था, पहले ही बताया नेक्स्ट वीडियो में कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। तो उस टाइम पीएम कौन थी, तो वो इंदिरा गांधी जी थी। अब आपसे पूछ लेता है कभी कभी कि पंचवर्षीय योजना कौन सी चल रही थी, तो उस टाइम चौथी पंचवर्षीय योजना थी, जिसका टाइम पीरियड था 1969 से लेकर 1974। ये उस टाइम चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। तो आपको ध्यान रखना है कि 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था उस समय पंचवर्षीय योजना चौथी चल रही थी, और पीएम कौन थे, इंदिरा गांधी जी थी। ठीक है, अब ऐसे ही 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और हुआ है, वो कब हुआ है आप बताइए। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी हुआ है, चलिए मैं बताता हूँ, 1980 में हुआ था। बताइए पीएम कौन थे उस समय, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है, यह भारत रत्न पाने वाली पहली महिला थी, इन्हें 1971 में भारत रत्न मिला। आपसे पूछ लेता है पहली महिला बताइए जिन्हें भारत रत्न मिला, तो वो इंदिरा गांधी जी थी। अब आपसे ऐसे पूछ रहे कि पहली महिला प्रधानमंत्री जिन्हें भारत रत्न मिला, तब भी यही है, क्योंकि महिलाओं में सबसे पहले ही इन्हें मिला था। तो चाहे प्रधानमंत्री के रूप में पूछ ले, चाहे महिलाओं में प्रधानमंत्री भी यही हैं और महिलाओं में भी यही हैं। तो इन्हें 1971 में भारत रत्न दिया गया था। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछे गरीब हटाओ नारा किसने दिया,
तो इन्होंने दिया था, इंदिरा गांधी जी ने, गरीबी हटाओ का नारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया। ठीक, इनकी समाधि स्थल शक्ति स्थल है, मैं आपको बता चुका हूँ शक्ति स्थल है। यह योजना आयोग की सबसे ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि जो योजना आयोग है उसकी ये सबसे लंबे समय तक सेवारत अध्यक्ष रही थी। आपको पता है कि योजना आयोग का अध्यक्ष वही होता है जो उस टाइम पीएम हो, तो ये उस टाइम पीएम काफ़ी लंबे समय तक रही थी, तो ये उसकी काफ़ी लंबी समय तक, सबसे अधिक लंबे समय तक इसकी अध्यक्ष रही हैं। अच्छा बताइए, योजना आयोग का वर्तमान में नाम क्या है? उसका नाम है नीति आयोग। कब रखा गया था? 1 जनवरी 2015 को, सॉरी 2015, 1 जनवरी 2015 को इसका नीति आयोग नाम पड़ा। वर्तमान में इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बताइए मुझे। अध्यक्ष तो नो डाउट पीएम, बताइए आप। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कूद नृत्य कहाँ का है? अच्छा, ये कूद इम्पोर्टेंट नृत्य है, ये जम्मू कश्मीर का नृत्य है। कूद नृत्य कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है, आपको याद रखना है। ऐसे ही जम्मू कश्मीर से कुछ और रिलेटेड है, रऊफ और हिकत जम्मू कश्मीर के नृत्य हैं। ये रऊफ और हिकत आपको ध्यान रखना है, रऊफ और हिकत ये जम्मू कश्मीर के नृत्य हैं। ऐसे ही छठी और काठी, कीर्तन, लामा ये पश्चिम बंगाल के हैं। देखिए छऊ, काठी, कीर्तन और लामा, आप इसमें से ये कीर्तन और छऊ और काठी ये इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा नहीं, 4 ही मैंने लिखे हैं, छऊ, काठी, कीर्तन, लामा ये पश्चिम बंगाल के। अब ऐसे समझ लिए, कीर्तन अपने यूपी में भी होते हैं, और तो यूपी से पश्चिम बंगाल लगा, इस तरफ थोड़ा रेड कर लिए, ज़्यादा दूरी नहीं है, समझ लिए कैसे भी रेड करके कीर्तन पश्चिम बंगाल में होते हैं यहाँ पर। और छऊ उड़ीसा में भी होता है, झारखंड में भी होता है, यहाँ भी होता है। काठी और लामा ये यहाँ पर मुख्य नृत्य इसके नृत्य हैं। चलिए आगे देखते हैं, गोटीपुआ कहाँ का नृत्य है? गोटीपुआ, ये गोटीपुआ उड़ीसा का नृत्य है। आपसे कोई पूछे गोटीपुआ क्या है, कहाँ का नृत्य है, तो ये उड़ीसा का नृत्य है। अब देखिए उड़ीसा के सिमलीपाल भितरकनिका, ये उड़ीसा के राष्ट्रीय उद्यान है, बहुत पूछे जाते हैं, सिमलीपाल और भितरकनिका। अब आपसे मैं पूछता हूँ, क्या ओलिवे रिडले ये क्या चीज़ है? चलिए मैं बता देता हूँ, ये कछुए की प्रजाति है, कछुए की प्रजाति है। ये कहाँ मिलती है ये बताइए? है उड़ीसा में ही, बताइए कि कहाँ पर, कैसे, क्या है? आप इसके बारे में ना समझ आए पढ़ना एक बार। ओलिवे रिडले बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है ओलिवे रिडले? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नुआखाई त्यौहार एक फसल त्यौहार है। ये देखिए जो उड़ीसा का नुआखाई त्यौहार है एक फसल त्यौहार है, जिसे उड़ीसा में मनाया जाता है, नुआखाई। ठीक, नुआखाई उड़ीसा का त्यौहार है, ध्यान रखना। ऐसे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में क्या शामिल होता है? अब देखिए पारिस्थितिकी तंत्र, अब पारिस्थितिकी तंत्र से थोड़ा समझिए। देखिए सजीव जीव जगत तथा भौतिक कारक, इनसे मिलकर एक पारिस्थितिक तंत्र बनता है। कैसे समझिए, जैविक और अजैविक ये भी आप जानते होंगे, जैविक घटक अजैविक घटक। जैसे अजैविक घटक में के कौन से लोग आ जाएं, जिनमें सजीव ना हो, ऐसे समझ लीजिए, जिनमें सांस वगैरह ना चलती हो, वो तो अजैविक हो जाते हैं, जिनके अंदर ऐसी क्रिया ना हो। जैसे देखिए पानी है, प्रकाश है, मिट्टी है, वायु है, खनिज हैं, ये सब अजैविक घटक हैं। अब इसी तरह जैविक में जैसे ये देखिए, जैविक में जीवित जो सजीव वस्तुएं वो जैविक में आ जाएगी, आप ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, आगे देखिए उत्पाद, हाँ ये इम्पोर्टेंट है, ये एक चैन है, ये चैन आपको ध्यान रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैन है। पहले ये टीचर लाइन में बहुत पूछी जाती थी, अब तो ये एसएससी में भी ये बहुत पूछी जाती है। देखिए उत्पादक अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो उत्पादक होते हैं वो भोजन अपना स्वयं निर्माण करेंगे। जैसे पेड़ पौधे हो गए, वो किसी पर निर्भर नहीं है, वो प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बना लेते हैं। अब यहाँ से चेन शुरू होती है कि पहला तो उत्पादक हो गया, फिर उपभोक्ता, फिर उपभोक्ता, ऐसे चलते रहते हैं। तो देखिए उत्पादक को जो खाएगा वो प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता हो गया, फिर प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता खाएगा वो द्वितीय श्रेणी का हो गया। ऐसे ही देखिए कि उत्पादक अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे। अब प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर निर्भर करते हैं, जैसे टिड्डा आप जानते हैं, जैसे कीड़ा होता है, वो फसल को खा लेता है, घास फूस खाता है, तो घास वगैरह इसने अपना भोजन स्वयं बनाया, अब उसको खा गया टिड्डा, तो टिड्डा क्या हुआ, प्राथमिक उपभोक्ता। अब टिड्डे को खाया मेढक ने, अब मेढक ने खाया, मेढक क्या हुआ, द्वितीय उपभोक्ता। अब मेढक को खाया सर्प ने, सर्प क्या हुआ, तृतीय उपभोक्ता।
ये इस तरह से चेन चलती रहती है। देखिए इसी तरह क्या 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 लिखा है इसमें कि प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर निर्भर करते हैं, ठीक है, जैसे टिड्डा। द्वितीय उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर करते हैं, जैसे मेंढक। तृतीय उपभोक्ता द्वितीय उपभोक्ता पर निर्भर करते हैं, जैसे सांप। एक चेन चल रही है। पहले उत्पादक आएगा, उत्पादक के बाद उत्पादक को खाने वाला आएगा, जैसे टिड्डा हो गया, और भी कीड़े मकोड़े छोटे से। अब मैंने एक एग्जांपल लिया है, अब उस टिड्डे को खाया मेंढक ने, तो मेंढक द्वितीय उपभोक्ता हो गया। मेंढक ने प्रथम को खाया, द्वितीय वाले ने प्रथम खाया। अब जो तृतीय अब दूसरे को खाएगा, तो मेंढक दूसरे स्थान पर था, तीसरे पर सर्प था, तो सर्प ने मेंढक को खाया। अब ऐसे ही तरह चेन चली है, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थीं? ये देखिए, मूल संविधान में जो वो 14 भाषाएं थीं, 14, लेकिन ये 14 के बाद 8 भाषाएं और जोड़ी गई। देखिए कौन कौन सी और कैसे जोड़ी गई, मैं आपको समझाता हूँ। पहला संविधान संशोधन हुआ था इसमें। पहले तो ये देखिए, वर्तमान में 22 भाषाएं, ये आपको बताना चाहिए। जो 14 भाषाएं थी, लेकिन 15वीं जो जोड़ी गई थी वो सिंधी जोड़ी गई थी, सिंधी। एक अब ये समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 21वां संविधान संशोधन से एक भाषा जोड़ी गई, ठीक है। अब इसके बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ, ये ध्यान रखना 1967 में, वो यहाँ लिखा हुआ है 1967। अब 71वां हुआ, इसमें कितनी जोड़ी? 3। अब इसको ऐड कीजिए आप, 71 और 21 कितना हुआ? 92। 3 और 1 कितना हुआ? 4। तो ये 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन और 21 से 71 कितना हुआ? 92वां संविधान संशोधन। 3 और 1 कितना हुआ? 4। 21वें संविधान संशोधन में एक भाषा जोड़ी गई, 71वें संविधान संशोधन में 3 भाषाएं जोड़ी गई, 92वें संविधान संशोधन में 4 भाषाएं जोड़ी गई। हो गई ना, 4 और 3 7 1 8। तो आप इसे रिलेट करिए, दोबारा फिर से बताता हूँ। देखिए 21वें संविधान संशोधन से 1 जोड़ी गई, और 71वें से 3 जोड़ी गई, और ये 92वें से 4। इन दो को याद रखिए, 21 और 71। फिर 21 से 71 को ऐड कीजिए, इधर भी ऐड कीजिए, 4 हो गई। अब इससे एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, वो क्या थी? चलिए चलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब ऐसे ही आप रिलेट करना। मैंने बताया 21वें संविधान संशोधन 1, हाँ, ये भाषा में बता रहा था कौन सी जोड़ी गई थी। देखिए 21वें संविधान संशोधन से पहली भाषा जोड़ी गई थी एक, उसका नाम था सिंधी, ये आप ध्यान रखना, सिंधी। और ये 71वें से जोड़ी गई थी 3, उनका नाम था, आप ऐसे ध्यान रखिए, नमक। ऐसे, ना से नेपाली, माँ से मणिपुरी, का से कोंकणी, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ थे हम? यहाँ थे कि मैंने आपको बताया कि 71वें संविधान संशोधन से 3 जोड़ी गई, आप अपने उसमें लिख लेना कॉपी में, नमक, नमक करके। ना से नेपाली, माँ से मणिपुरी, का से कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक। अब इसी तरह से जो 4 भाषाएं थीं वो थीं बोडो, सॉरी, डोंगरी, मैथिली और संथाली। आप लिख लेना अपने उसमें, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषाएं थीं। अब आप मेरे साथ एक बार रिवाइज कीजिए। 21वें संविधान संशोधन से एक भाषा, उसका नाम था सिंधी। 21, फिर 71वां संविधान संशोधन, उसमें 3 भाषाएं, नमक यानी नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। अब उसके बाद 21 और 71, 92, और 1 और 3 4। तो 92वें संविधान संशोधन से 4 भाषाएं, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। एक बार फिर से कीजिए, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। आप इस तरह से एक बार फिर से देख लेना, आपको याद हो जाएंगे। हाँ, अब ये देखिए, मैंने यहाँ लिखा भी है, 92वें संविधान संशोधन जोड़ी गई थी। राजभाषाओं का उल्लेख भाग 17, ये आप ध्यान रखना, भाग 17 में, और 343 अनुच्छेद से 351 तक है, भाग 17 है ये। और आपसे अनुसूची पूछे, अनुसूची 8 में है, ये अनुसूची 8 में है, शेड्यूल पूछे तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है, ठीक है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं,
कर्जन ने बंगाल का विभाजन कब किया? तो ये 1905 में इस कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था। और इस बंगाल विभाजन की जो डेट रखी गई थी वो 16 अक्टूबर थी। आपको याद रखना है, 16 अक्टूबर बंगाल विभाजन की डेट रखी गई थी। अब देखिए, जो ये वायसराय था उस टाइम, वायसराय कर्जन, इसका टाइम पीरियड था 1899 से लेकर 1905 तक। अब आपसे पूछे कि ऐसे कोई प्रश्न बनाकर पूछ ले कि 1904 में वायसराय कौन था, तो आपको ध्यान रखना है वो कर्जन ही था, क्योंकि 1905 में इसने बंगाल विभाजन किया। तो इसका टाइम पीरियड था 1899 से लेकर 1905 तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी रेखा किसे प्रदर्शित करती है? मोटी तथा छोटी रेखा, या संक्षिप्त रेखा लेना मोटी के बाद। देखिए ऐसा होता है, जैसे यहाँ से इस तरह से ये मैंने टर्मिनल बनाया, तो एक इस तरह से बना दिया और एक इस तरह से, तो ये मैंने मोटी कर दिया थोड़ी, ठीक, और ये पतली है। तो वो ये पूछा जो बैटरी में ये चीज़ें लगी होती हैं वो किसे दर्शाती हैं? तो ये नेगेटिव चार्ज को दर्शाएगी, नेगेटिव टर्मिनल को, और ये पॉजिटिव को दर्शाएगी। बस यही पूछना चाह रहा है आपसे कि विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी रेखा किसे प्रदर्शित करती है? वो ऋणात्मक टर्मिनल को प्रदर्शित करती है। छोटी होगी और मोटी होगी वो ऋणात्मक को करेगी, और सेल के प्रतीक में लंबी पतली रेखा धनात्मक टर्मिनल को वो प्रदर्शित करती है। बस आपको इतना ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। खराज क्या था? इसे देखिए, जो दिल्ली सल्तनत के समय लगाया गया ये टैक्स था, ये कर था, लगाया जाने वाला कर, इसका नाम था खराज। आगे देखिए, खराज दिल्ली सल्तनत के समय लगाया जाने वाला एक कर था जो कृषि भूमि की कुल उपज का 10वां भाग के बराबर था। अब आपसे पूछे खराज कितने हिस्से पर लगाया जाता था, ये खराज का कितना परसेंट तो नहीं पूछा, कितना हिस्सा था खराज का वैल्यू, तो वो 1/10 थी। जैसे कुल उपज का ऐसे पूछता, खराज कुल उपज का कितना लगता था, तो ऐसे समझ लीजिए आपने 10 क्विंटल गेहूँ उगाया, तो 10 का 1/10 यानी 1 क्विंटल गेहूँ आपको कर के रूप में देना पड़ेगा। 1 क्विंटल का गेहूँ आपको कर के रूप में देना पड़ेगा, ठीक, 10 में से 1 क्विंटल आपको देना पड़ेगा। तो इसे ये खराज था, इसका कितना था, 1/10 कुल उपज का। नेक्स्ट देखिए, ज़कात मुसलमान द्वारा लगाया गया एक संपत्ति कर था। देखिए खराज, ज़कात, जजिया कर, ये आपको ध्यान रखने हैं। ये ज़कात क्या था? मुसलमान द्वारा लगाया गया एक संपत्ति कर था, संपत्ति कर था ज़कात। अब ऐसे ही जजिया कर, जजिया कर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझिए आप कि जजिया कर गैर मुस्लिम कर था। ऐसा था, ये जजिया कर केवल हिंदू लोगों पर मेनली लगाया जाता था, गैर मुस्लिम यानी कि ये हिंदू लोगों पर लगाया जाता था। इसमें बच्चे तथा महिलाओं को छूट दी गई थी, ये बच्चों और महिलाओं पर नहीं लगता था ये कर। जजिया कर को सर्वप्रथम कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगाया और इसे अकबर ने समाप्त किया। लेकिन अब यहाँ देखना आप, अकबर ने 1564 में बंद किया, लेकिन ये फिर से लागू किया था अकबर के टाइम पीरियड में, फिर इसे 1575 में लागू किया, और लेकिन इसे 1579-80 के बीच में दोबारा फिर से बंद कर दिया गया। लेकिन मेनली आपको आपके पेपर में यदि ये रहा है 1564, आप इसे मारना। जब दोनों ऑप्शन हो जाए तो फिर इसे चुनना, और ना वैसे ये अलग अलग देगा, या तो ये दे देगा ये 1579 या फिर ये 1564, इन दोनों का आपको ध्यान रखना है क्योंकि 2 बार लागू हुआ था। अब आपसे पूछे पुनः इसे किसने लागू किया, तो वो औरंगजेब था। ध्यान रखना, जजिया कर को दोबारा औरंगजेब ने 1679 में लागू किया। ये डेट आपको ध्यान रखना, 1679 में औरंगजेब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रानी की बाव किस नदी के किनारे स्थित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि रानी की बाव कहाँ है। वैसे ये पूछता था कि रानी की बाव किस राज्य में है या कहाँ है, और ये रानी की बाव का जो, हाँ ये बताइए किस नोट पर है ये आप बताइए, ये भारत के कितने नोट पर ये रानी की बाव छपी हुई है, ठीक, ये, और हाँ उस नोट की मुझे माप भी बताइए, लंबाई और चौड़ाई बताइए कितनी है। चलिए देखते हैं, रानी की बाव किस नदी के किनारे स्थित है? यह सरस्वती नदी के किनारे स्थित है रानी की बाव। देखिए सरस्वती नदी किनारे है, और यह गुजरात के पाटन में है। कहाँ पर है? ये गुजरात के पाटन में है, आपको ये भी ध्यान रखना है। जो रानी की बाव गुजरात में है। यूनेस्को विश्व धरोहर में इसे 2014 में शामिल किया गया था। ये ध्यान रखना कि रानी की बाव को यूनेस्को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था, तो वो 2014 में शामिल किया गया था। हाँ ये बताइए कि किस नोट पर है, नोट पर किस पर है, और उस नोट की मुझे माप भी बताइए। चलिए मैं आपको कुछ नोट हैं उनकी माप बता देता हूँ। जैसे कि
1 का नोट, अरे सॉरी 1 मिनट, यहाँ देखिए, जैसे 1 रुपये का नोट होता था, इनकी माप में थोड़ी सिमिलरिटी है। वो कैसे, देखिए 1 रुपये के नोट की बात कर रहा हूँ, 97 इंटू 63 mm, ठीक। अब इसके बाद 5 का नोट, उसकी कितनी है, 117 इंटू 63 mm। ये 63 चलता रहेगा यहाँ, जब तक कि नोट 200 का ना आ जाए तब तक ये चलता रहेगा। अब यहाँ से, अब इसमें एक सिमिलरिटी है, अब यहाँ से केवल आपको 6 ऐड करना है। 117 में 6 ऐड कीजिए, 123, यहाँ 63 चलने दीजिए आप, 63। अब 5 के बाद नोट कितने का आएगा, 10 रुपये का, ये mm, ये 10 रुपये का नोट है, इस तरह से। अब इस तरह से और आगे देखिए, ये 3 हो गए, स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं आगे नेक्स्ट फिर आगे लिख रहा हूँ। अब ऐसे ही 10 रुपये का नोट हो गया, अब ऐसे ही 20 रुपये का नोट आ गया, तो ये यहाँ 63, यहाँ सॉरी 129 हो गया, 23 में 6 जोड़े 129 गुणा 63, ये अब आ गया 50 का नोट, 135 गुणा 63, अब आएगा 100 का नोट। अब इसमें यहाँ देखना, यहाँ पर एक्स्ट्रा आपको 7 जोड़ने पड़ेंगे, 142 गुणा 63, ये थोड़ा डिफरेंस था। 100 के नोट पर ये यहाँ 7 जुड़ जाते हैं। अब यहाँ से इसका क्रम चेंज हो जाएगा, अब यहाँ से यहाँ 60 यहाँ पे, यहाँ से 66 आना शुरू हो जाएंगे। चलिए अब देख लेना, मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है। तो ग्रेट बैरियर रीफ आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में है, ये ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है। अब इसके और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट दीजिए, भारत में यह प्रवाल भित्ति 4 जगह पर है, मन्नार की खाड़ी में, अंडमान निकोबार में, लक्षद्वीप में और कच्छ की खाड़ी में। ये गलत लिखा है यहाँ पर, कच्छ। आपसे भारत पूछे कि भारत में कहाँ है, तो अंडमान निकोबार है, कच्छ की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी है, इस तरह से। और लक्षद्वीप में, भारत में यहाँ पाई जाती है प्रवाल भित्ति। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि कहा जाता है, ये ध्यान रखना आपको कि ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहते हैं, क्योंकि यहाँ मरुस्थल ज़्यादा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, तथा इसकी मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है, मुद्रा इसकी डॉलर है, और इसकी कैनबरा इसकी राजधानी है, ध्यान रखना आप। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कंदरिया महादेव का मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के किस राजा ने कराया था, ये इंपॉर्टेंट है। वैसे मेनली आपको इतना याद रहता है कंदरिया महादेव का मंदिर कहाँ पर है, एमपी में है, लेकिन ये किसने कराया, चंदेल शासकों ने कराया, किसने कराया। लेकिन यहाँ आपसे ये पूछा है कि चंदेल वंश के किस राजा ने कराया, ये देखिए थोड़ी गहराई में पूछा है जीडी में। तो आपको ध्यान रखना है कि ये धंगदेव थे, ये धंगदेव थे जो चंदेल वंश के एक राजा थे, उन्होंने कराया था कंदरिया महादेव का मंदिर। अब पूछिए आपसे किससे संबंधित है, तो आप पूरा ही नाम याद रखना, कंदरिया महादेव, महादेव यानी कि शिव जी, ये भगवान शिव को समर्पित है कंदरिया महादेव का मंदिर। कंदरिया महादेव का मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है। कंदरिया महादेव के मंदिर का अर्थ है गुफा के महान देवता। कभी पूछ ले आपसे भविष्य में कि जो कंदरिया महादेव का मंदिर है उसका अर्थ क्या निकलता है, तो गुफा के महान देवता के रूप में वहाँ पूजा जाता है उन्हें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय विद्रोह की शुरुआत 10 मई लिखा होगा यहाँ पे, या मिस्टेक है, 10 मई को 1857 मेरठ से हुई थी। ये कब समाप्त हुई, ये देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा गया है कि 10 मई, वैसे आपसे मेनली पूछा है शुरुआत कब हुई थी 1857 की, 10 हमें पता है कहाँ से हुई थी, ये मेनली पूछा जाता है मेरठ से। लेकिन उसने ये पूछा है कि शुरुआत हो गई मेरठ से, ठीक है, लेकिन ये बताइए समाप्त कब हुआ था ये, तो ये होता 20 जून 1858 को। ये देखिए थोड़ा लेवल बढ़ा हुआ है, तो आपको याद रखना। अब देखिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं कि किसने कहाँ से नेतृत्व किया था, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। देखिए बैरकपुर जो मंगल पांडे थे वो बैरकपुर से नेतृत्व कर रहे थे, दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय कर रहे थे, लखनऊ से बेगम हजरत महल थी, कानपुर से नाना साहब थे, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी, बिहार से कुंवर सिंह थे, इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली थे, फैजाबाद से मौलवी अब्दुल्ला ये नेतृत्व कर रहे थे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा नहीं तो। सुधीरमन कप का संबंध किस खेल से है, तो ये बैडमिंटन से है। आपको ये तो आपने पहचान ही लिया होगा, ये चेहरा किसका है, पीवी सिंधु, पीवी सिंधु।
ठीक है। चलिए, इनका संबंध बैडमिंटन से है। तो आपको ध्यान रखना, सुधीर मन का किससे संबंध है? बैडमिंटन से। चलिए आगे चलते हैं। सर्प नौका दौड़ किस राज्य में होती है? ये केरल में होती है सर्प नौका दौड़। ये मेनली नावों की एक दौड़ होती है जिसे सर्प नौका दौड़ कहते हैं। ये देखिए सर्प नौका दौड़, सर्प नौका दौड़ ओणम त्यौहार के समय की जाती है। ये जो केरल का त्यौहार होता है ओणम, उस समय ये की जाती है सर्प नौका दौड़। ओणम त्यौहार के समय की जाती है। ओणम त्यौहार के समय केरल का एक फसल उत्सव है, उस टाइम ये की जाती है। बल्लम काली नामक सर्प नौका दौड़ केरल के पंपा नदी में की जाती है। ये जो दौड़ होती है ये केरल की पंपा नदी में होती है। ये आपको ध्यान रखना है कि मैं अभी कभी आपसे पूछ लिया कि ये कहाँ होती है, तो ये पंपा नदी में होती है, केरल की पंपा नदी में। ठीक। अब ये एक्स्ट्रा फैक्ट ध्यान रखिए, मोहिनीअट्टम तथा कथकली केरल के नृत्य हैं, मोहिनीअट्टम और कथकली। ठीक। त्रिशूरपुरम उत्सव कहाँ का है? ये भी केरल का है, ये केरल का उत्सव है त्रिशूरपुरम। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 1854 में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ खोली गई थी? ये मुंबई में खोली गई थी। 1854 में पहली सूती कपड़ा की जो मिल थी वो कहाँ खोली गई थी? वो मुंबई में खोली गई थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लोमस ऋषि की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? ये बिहार में है। लोमस ऋषि की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? बिहार में। और ये बराबर की गुफाओं में है, आपको ध्यान रखना है। लोमस ऋषि की पहाड़ियाँ जो बराबर और नागार्जुन की पहाड़ियों में है। लोमस ऋषि की गुफाएं कहाँ पर हैं? बराबर और नागार्जुन की पहाड़ियों में। आपसे ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि बराबर की पहाड़ियाँ किस राज्य में है, तो बिहार में है, आप ध्यान रखना। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। अबोर की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। ये आपने शायद पहली बार सुना होगा नाम, तो इसे आप एक बार अच्छे से ध्यान रखें। अबोर की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? ये अरुणाचल प्रदेश में है। अबोर की पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। अब ये कुछ पहाड़ियाँ हैं, देखिए पट की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? नागालैंड में है। गारो खासी जयंतिया आपको पता है मेघालय में है। नागा की पहाड़ियाँ ये नागालैंड में। मिजो की पहाड़ियाँ मिजोरम में है। डफला की पहाड़ियाँ अरुणाचल में है। ये देखिए ये रिलेट है अपने आप खुद ही में। नागा नागालैंड। गारो खासी जयंतिया बच्चा को पता है। मिजो में ये मिजो आ गया मिजोरम। ये डफला आपको याद रखना, डफला कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश की है। डफला पहाड़ी कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश की है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? ये देखिए थोड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, इसमें कई फैक्ट हैं। देखिए इंपीरियल बैंक की स्थापना जो 1921 में हुई थी, लेकिन इस इंपीरियल बैंक बनी कैसे थी वो समझिए आप। बैंक ऑफ बंगाल 1806 में इसकी स्थापना हुई थी, और बैंक ऑफ मुंबई की स्थापना 1840 में हुई थी, और बैंक ऑफ मद्रास इसकी 1843 में हुई थी। इन तीनों बैंकों को जब 1921 में विलय किया गया तब इसका नाम रखा गया इंपीरियल बैंक। आप एक बार फिर से देखिए, 1806 में जो ये बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना, और 1840 में बैंक ऑफ मुंबई की स्थापना, और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई थी। इन तीनों बैंकों को 1921 में इनका विलय किया गया, तब इसका नाम इंपीरियल बैंक पड़ा। ठीक। और आगे इसी में कि फिर बाद में इंपीरियल बैंक का नाम 1955 में बदलकर SBI कर दिया गया। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक, सॉरी SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक। चलिए आगे चलते हैं। चोरी चौरा की घटना आधुनिक किस राज्य में हुई थी? मतलब अभी के जो राज्य है वो कहाँ पर पड़ती है चोरी चौरा घटना? तो ये देखिए ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुई थी चोरी चौरा घटना। इससे कुछ फैक्ट हैं वो देख लीजिए कि चोरी चौरा घटना 4 फरवरी 1922 को हुई थी। आपको ध्यान रखना है, चोरी चौरा घटना कब हुई थी? 1922 में हुई थी। इसी चोरी चौरा घटना के बाद से महात्मा गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, क्योंकि इसमें भारतीय जो सैनिक थे, या ऐसे मान लीजिए भारतीय लोग थे, उनके जब ये अपना आंदोलन चला रहे थे तो उस टाइम ये अंग्रेजी सैनिक, एक चौकी थी पुलिस चौकी, वहाँ पर कुछ विद्रोह हो गया था, तो उन्होंने पूरी चौकी को ही आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिस वाले मारे गए थे, और अपने भारत के 3 लोग अपने देश के भी शहीद हो गए थे। इसमें जो क्रांतिकारियों में से थे वो 3 लोग शहीद हो गए थे। तो आपको ध्यान रखना है कि इस घटना पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई थी, इसमें 22 अंग्रेज मारे गए थे और 3 लोग भारत के भी थे, ये भी ध्यान रखना है। इस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। ठीक। नेक्स्ट, सॉरी इतने ही आज।
तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसे लाइक और शेयर करें और हो सके तो अपने दोस्तों तक इसे पहुँचाएँ। छोटी सी पहल है, आगे आप सपोर्ट करते रहिए, तो ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा। चलिए चलते हैं, थैंक्स।